पूर्व मेरे विधायक चौधरी नफे सिंह राठी जी, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, आपके जिला के प्रभारी श्री प्रकाश भारती जी, पार्टी के राष्ट्रीय संगठन सचिव, पूर्व में रहे मंत्री श्री श्याम सिंह राणा जी, जिला के अध्यक्ष श्री शीशपाल झंझेड़ी जी, मंच पे मेरे साथ बैठे हुए हल्का के, जिला के, प्रदेश स्तर के सभी नेतागण, आज के इस संगठन की मीटिंग में आए हुए पार्टी के सभी बहुत ही कर्मठ, मेहनतकश कार्यकर्ता साथियों, पत्रकार छायाकार दोस्तों, मेरे से पहले जितने वक्ता थे उन सब ने संगठन कैसे मजबूत हो, कैसे संगठन में और ज्यादा लोगों को जोड़ा जा सके, उस पर बहुत खुल करके आपके बीच में चर्चा करी और बड़े विस्तार के साथ भारती जी ने बताया भी कि हमने अम्बाड़ा जिला के अंदर अपने चारों विधानसभा क्षेत्रों के अंदर संगठन को मजबूत करने के लिए अलग अलग हल्के के जोन बना करके उन जोन में इंचार्ज लगा करके उनकी जिम्मेवारी लगाई है कि संगठन को जोन के स्तर पे ले जाकर के मजबूत किया जाए। जहां उन्होंने जिला कार्यकारिणी का जिक्र किया कि हमने अपनी जिला की कार्यकारिणी भी कंप्लीट कर ली, पार्टी के अध्यक्ष जिला के इलायजा, उपाध्यक्ष भी, पार्टी के संगठन सचिव भी, पार्टी के महासचिव भी, पार्टी के सचिव भी, कोषाध्यक्ष भी, इन सबको भी जिम्मेवारियां दे दी है। एक समय था जब संगठन की बात आती थी कहीं पे, चाहे पार्लियामेंट में बैठे लोग संगठन के बारे में जिक्र करते थे, चाहे कोई असेंबली में बैठ के करते थे, चाहे कोई किसी और राजनीतिक मंच पे इसकी चर्चा होती थी, या कहीं कोई डिबेट होती थी, या गांव में लोग इकट्ठे बैठ के हुक्के पे बात करते थे, बस में करते थे, रेल में करते थे कि संगठन किसका सबसे ज्यादा मजबूत है, तो फिर खुल करके लोग इस बात को विश्वास के साथ कहते थे कि इस देश में इंडियन नेशनल लोकल पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका संगठन सबसे बड़ा और मजबूत है। जहां हमारा संगठन मजबूत था, जहां सबसे बड़ा था, वहीं हमारे संगठन की एक और खास बात थी। हमारे संगठन के अंदर लोग जो है अपनी पार्टी की बात किसी भी ऐसे मंच पे जाकर के नहीं करते थे जहां पार्टी में कोई कमजोरी आए। हमारे यहां हर व्यक्ति पार्टी के साथ जो जुड़ा हुआ था वो अपनी पार्टी को बहुत बड़ी ताकत देने का काम करता था। मैंने सरदार प्रकाश सिंह बादल का एक भाषण सुना था। संगरूर के अंदर जब उनकी पार्टी को छोड़ करके उनके एक साथी ढींडसा साहब गए तो उन्होंने संगरूर के अंदर एक कॉन्फ्रेंस करी थी, वहां लोगों को उन्होंने बुलाया था और लोगों के बीच में एक बात खुल करके कही थी कि एक मनुष्य जो है मां के पेट से पैदा होता है, जो जन्म देती है एक तो वो मां है और एक धरती मां है, जिस धरती पे वो बड़ा होकर के और अपने पैरों पे खड़ा होता है। और तीसरी जो मां है वो पार्टी होती है। कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी के साथ जब जुड़ता है तो पार्टी फिर उसको मान सम्मान देती है, पार्टी फिर उसकी इज्जत बढ़ाती है, पार्टी फिर उसको एक ऐसे मुकाम पे ले जाकर के खड़ा करती है जहां उसके नाम को एक बड़ी ताकत मिलती है, एक
वो माँ भी होती है। उन्होंने कहा कि जन्म देने वाली माँ जो है वो तो अपना जिम्मेवारी निभा देती है, और जमीन जब जिसको हम धरती माँ कहते हैं वो उसको चलना सिखा देती है। लेकिन इज्जत सम्मान अगर कहीं किसी को मिलता है तो वो फिर किसी राजनीतिक दल में शामिल होकर के उस पार्टी को अपनी मां बना करके हासिल करने का काम करता है। इसलिए साथियों, संगठन जो है वो बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, और जिस किसी को भी पद दिया जाता है, जिस किसी को संगठन में जिम्मेवारी दी जाती है, अगर वो उसका अच्छी तरह से निर्वहन करता है तो फिर उसके सम्मान में कहीं पार्टी की तरफ से कोई कमी नहीं आती, फिर उसकी इज्जत बढ़ती है। आज आपने संगठन को जोन के सत्र पे ले जाकर के खड़ा कर दिया, लेकिन जो बात मैं आपसे कह रहा था कि एक ऐसा वक्त था कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के संगठन के बारे में पूरे देश में चर्चा हुआ करती थी। हम चाहते कि उससे भी बड़ा संगठन हमारी पार्टी का फिर से खड़ा हो। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हमेशा एक बात कहते हैं कि जिस पार्टी का संगठन मजबूत होगा उस पार्टी को सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता। आज की तारीख में प्रदेश में हालात इस किस्म के हैं कि हर व्यक्ति की निगाह आपकी पार्टी की तरफ लगी हुई है। आज जिन लोगों ने हमारे साथ धोखा किया था, जो लोग कहीं चौधरी देवीलाल के नाम का सहारा लेकर के सत्ता में आए थे, आज उनका इस प्रदेश में कोई नाम लेने वाला भी नहीं बचा। आज उनकी हालत ऐसी है कि वो किसी भी सामाजिक समारोह में नहीं जा सकते, आज वो कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं कर सकते, आज वो किसी के दुख में भी शामिल नहीं हो सकते। जो भारतीय जनता पार्टी है, जो आज सत्ता में है, जिसने 75 पार का नारा दिया था, उस वक्त लोग कहते थे कि हम इसको यमुना पार करेंगे। आज उस किस्म के हालात बने हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी को भी आज लोग सबक सिखाने को तैयार बैठे। अगर आज की तारीख में चुनाव हो जाए तो बीजेपी और जेजेपी की मेरे ख्याल एक भी सीट इस प्रदेश में नहीं आएगी, या कोई आ जाएगी। भाजपा और जेजेपी का तो कोई नाम लेने वाला बचा ही नहीं। गलती से कोई 10 लोगों के बीच में व्यक्ति खड़ा होकर के ये कह दे कि मैं जेजेपी का कार्य करता हूं, तो मेरे ख्याल बहुत बड़े विरोध का सामना करना पड़ेगा। वो ये कह दे मैं बीजेपी का पदाधिकारी हूं, तो मेरे ख्याल उसकी हालत भी खराब कर देंगे। यहां तक कांग्रेस का सवाल है। कांग्रेस पार्टी तो लगातार आपस में कांग्रेस की दाल जुतियों में बढ़ती है, लगातार कांग्रेस में आपस में विवाद बढ़ रहा है। आपके सामने है, मेरे कहने की जरूरत नहीं। आज अगर सेंट्रल के सतर पे, केंद्रीय सतर पे भी अगर कांग्रेस को देखा जाए तो कांग्रेस में 3 लोगों के हाथ में अलग अलग ताकत है। आज तो जिस कांग्रेस को एक घर से चलाया जाता तो उस घर में भी 3 जगह से कांग्रेस चलती है। हरियाणा के अंदर तो कांग्रेस के अनेक ऐसे नेता हैं जो अपने आप से बड़ा किसी को मानते नहीं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने से बड़ा नेता नहीं मानता किसी को, शैलजा भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नहीं मानती, सुरजेवाला इन दोनों को ही नहीं मानता। इसी तरह किरण चौधरी है, वो कहती है मेरी हाईकमांड के साथ सीधी है, मैं इनको क्या समझती हूं। इस तरह से 5-6 गुटों में बटी हुई एक अशोक तंवर होता था विधायक, उसको तो निकलना ही पड़ गया। तो कांग्रेस में आज विभाजन है पूरी तरह से। परसों के अखबार में तो बड़ा खुल करके लिखा हुआ था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा शायद कोई नई पार्टी बना ले। ये नई पार्टी नहीं बनाएगा, ये तो भाजपा जैसे कहेगी वैसे फैसले लेगा। आज आपके सामने है कि किस तरह से बीजेपी के साथ मिलकर के भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रदेश को कमजोर करने में लगा हुआ है। मुझे प्रेस के साथी कई दफा पूछ लेते हैं कि हुड्डा बीजेपी के साथ कैसे मिला हुआ है।
हुड्डा तो उस दिन बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया था जिस दिन राज्यसभा का चुनाव हरियाणा प्रदेश का सुभाष चंद्रा ने बीजेपी की सपोर्ट से लड़ा। जब सुभाष चंद्रा चुनाव लड़ रहा था उस वक्त मैं अपोजिशन लीडर होता था। हमारे पास 20 एमएलए थे, 19 हमारी पार्टी के थे, एक अकाली दल का, और कांग्रेस के पास 15 थे, 2 कुलदीप बिश्नोई रेणुका हसवट भाई को 2 एमएलए। इस तरह से हम 37 लोग अपोजिशन में थे और कांग्रेस पार्टी के लोगों की तरफ से एक ऑफर मुझे आई। उन्होंने अपना संदेशा मेरे पास भेजा और कहा कि अगर आप चाहते हो कि बीजेपी का कोई दूसरा एमपी राज्यसभा का चुन करके ना जाए तो फिर आप और हम मिलकर के किसी ऐसे व्यक्ति को कैंडिडेट बना लेते हैं, ऐसे व्यक्ति को खड़ा कर लेते हैं जिसपे आप भी सहमत हो और हम भी सहमत हो जाए। मैंने उनसे कहा कि आप कोई नाम दो, नाम सुझाओ। अगर किसी अच्छे व्यक्ति का नाम आपकी तरफ से आएगा तो हम भी नहीं चाहते कि बीजेपी का राज्यसभा का दूसरा मेंबर चुन करके जाए। हम भी चाहेंगे कि बीजेपी का दूसरा मेंबर बनने की बजाय हम दोनों पार्टियां मिलकर के किसी तीसरे व्यक्ति को बढ़ाएं। 2-3 नाम आए, आखिर एक नाम पे सहमति बढ़ी। आर के आनंद नाम का एक सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट का था, उसके नाम के ऊपर कांग्रेस भी सहमत होगी, हम भी सहमत होगी। हमने उसका नॉमिनेशन फाइल भरवा दिया और मैंने उसका नॉमिनेशन फाइल करवाने के बाद चिंता व्यक्त करी थी और कहा था, उन्हीं से बताया मैंने कि आप कांग्रेस की हाईकमांड से बात करो, आप कांग्रेस के अहमद पटेल से बात करो। मुझे कहीं ऐसा अंदेशा है, मुझे कहीं से खबर लगी है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा गड़बड़ करे। वो कहने लगे नहीं कि मेरी बात होगी, मेरी बात होगी। मैंने उनसे कहा कि फिर भी आप एक बारी दोबारा से रिकन्फर्म कर लो कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। उन्होंने अपनी तरफ से सारी बात की दोबारा से तहकीकात कर ली और मुझे कहने लगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला। उसके अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी के लोगों के साथ मिलकर पेन की स्याही बदलने का काम किया। जब कांग्रेस के लोग वोट डालने गए थे तो उस वक्त में जो पेन जिससे टिक मार्क करनी थी वो पेन बदल दिया और पेन बदलने वाला कोई और नहीं। ये आपका अम्बाड़ा सिटी का एमएलए नहीं है वसीम गोयल, इसने पेन बदला। जब इसने पेन बदला सबसे लास्ट में बीजेपी की तरफ से ये वोट डाल करके आया था, इसने वो पेन तो उठा करके अपनी जेब में डाल दिया और नया पेन वहां छोड़ा और कांग्रेस के एमएलए उस नए पेन से टिक मार करके आ गए। जब वोटों की गिनती हो रही थी तो मैं उस गिनती के अंदर बैठा था। इस टेबल के ऊपर वोटों की गिनती हो रही थी, कैंडिडेट इतनी दूर बैठे हुए, हम सारे दूर बैठे हुए। जब वोट गिनेंगे तो आर के आनंद के पक्ष में ज्यादा वोट थे, लेकिन गिनती के बाद सुभाष चंद्रा ने ऑब्जेक्शन किया। वो कहने लगा कि मुझे शक है कि जो टिक मार्क किए गए मुझे लगता है उसकी स्याही बदली हुई है। उसको कैसे पता था स्याही बदली हुई? इसका मतलब पहले से साजिश थी। और फिर जब उसको ध्यान से देखा गया तो उसकी स्याही का कलर थोड़ा सा बदला हुआ था, इस करके 14 वोट कैंसिल हुए। और 14 वोट जब कैंसिल हो गए तो फिर जो हमारा कैंडिडेट था वो हार गया। और उसी वक्त भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सुभाष चंद्रा को बधाई दी। ये तो उस दिन भारतीय जनता पार्टी के हाथों में खेलने लग गया था जिस दिन सुभाष चंद्रा इस प्रदेश से राज्यसभा का मेंबर चुन करके गए। उसके बाद अब जब राज्यसभा का चुनाव आया तो भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में भी तीसरा उम्मीदवार खड़ा कर रही थी, मध्य प्रदेश में भी तीसरा खड़ा कर रही थी,
ये तो छत्तीसगढ़ में भी तीसरा खड़ा कर रहे थे। लेकिन हरियाणा प्रदेश के अंदर जहां 2 सीट खाली हुई थी वहां एक कैंडिडेट खड़ा किया, जबकि संख्या यहां पे ज्यादा थी। यहां उनके पास 68 एमएलए थे, यहां तो केवल 2 एमएलए की और जरूरत थी। मुझे चीफ मिनिस्टर की तरफ से टेलीफोन आया, उन्होंने मुझे कहा कि हम दूसरा कैंडिडेट खड़ा करेंगे, आप अपना वोट हमें दे दोगे। मैंने कहा कि कोई इंडिपेंडेंट खड़ा होगा फिर तो मैं विचार करूंगा, अगर बीजेपी अपने सिंबल पे लड़ाएगी तो नहीं दूंगा, ना मैं कांग्रेस को दूंगा, क्योंकि मैं तो दोनों के खिलाफ लड़कर के चुन करके आया हूं। अगर मैं किसी एक की मदद करूंगा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास मेरे ऊपर से उठेगा। 2 वोटों की कमी थी। कांग्रेस के 8 ऐसे वोट थे जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नहीं मिलने वाले थे। जो शैलजा ग्रुप के 8 एमएलए थे, क्योंकि शैलजा की टिकट छीन करके लेकर के आया था भूपेंद्र सिंह, तो उसको मिल नहीं सकते थे। लेकिन बीजेपी ने उसके ऊपर से अपना आसान उतारा और उसके सामने जो कोई कैंडिडेट खड़ा करने की बजाय उसका रास्ता साफ करके राज्यसभा का मेंबर चुना गया। एमएलए चिल्ला के कह रहे थे कांग्रेस के कि अगर बीजेपी दूसरा कैंडिडेट खड़ा करे तो हम इस हुड्डा को सबक सिखा दें, लेकिन क्योंकि उन्होंने आसान कर रखा था, आपस में मिले हुए थे, इसलिए दूसरा कैंडिडेट खड़ा नहीं किया। और अब तो साथियों सामने आ गई सारी चीजें। अब तो जब विधानसभा के अंदर अविश्वास प्रस्ताव ले आया गया, उस वक्त हुड्डा कहीं मेरे बारे में लोगों के बीच में अखबारों में कहता था कि अभय सिंह को इस्तीफा नहीं देना चाहिए, अभय सिंह को सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में शामिल होना चाहिए। मैंने हुड्डा से पूछा था कि तेरे पास कौन सी संख्या है जो तू सरकार को गिरा देगा? अगर सरकार के खिलाफ तुम अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आओगे तो 6 महीने और इस सरकार को सत्ता में बने रहने देने की मोहलत दे दोगे तुम। अगर तुम्हारे पास संख्या है फिर तो तुम अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आओ, फिर तो सरकार गिरती हो तो बताओ। सरकार तो तुम गिरा ही नहीं सकते, तुम्हारे पल्ले कुछ ही नहीं है, तुम तो सरकार से मिले हुए हो, तुम तो इसको 6 महीने की ऑक्सीजन और देने का काम कर रहे हो। अगर हुड्डा अविश्वास प्रस्ताव ना लेकर के आता तो हरियाणा प्रदेश के अंदर बहुत से ऐसे एमएलए थे जिनके ऊपर लोगों का बहुत बड़ा दबाव बना हुआ था और एमएलए कहीं ना कहीं विचलित हुए थे, जो कोई भी स्टैंड ले सकते थे, इसी तरह के हालात पैदा हो सकते थे। अगर एक तो एमएलए और दबाव में आकर के इस्तीफा दे देते तो फिर लाइन लग जाती, फिर ये सरकार कभी की गिर जाती। इस सरकार को तो बचाने वाला ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। अब साथियों ऐसी हालत है कि हुड्डा कांग्रेस में ज्यादा दिन नहीं रह सकती। अगर रह भी जाएगा तो फिर कोर्ट के फैसले से बच नहीं सकता। यहां वकील साथी बैठे हैं, जिस किस्म का मुकदमा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ आज है उससे 100% की सजा होगा, बचेगा नहीं। कोई किसी भी गवाह की जरूरत ही नहीं है, डॉक्यूमेंट्स अपने आप में गवाह है, कागजों के अंदर हेरा फेरी हुई है, वो पकड़ी गई, उन्हीं के 1020 को सजा हो जाए। जब चौटाला साहब को षड्यंत्र के तहत इन्होंने 10 साल की सजा कराई थी, तो सजा होने की कुछ दिन बाद हरियाणा के विधानसभा का सत्र आ गया। हमारी पार्टी के एमएलए तो कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे थे कि आपने षड्यंत्र रचा और उसके तहत सजा करा दी, और कांग्रेस के लोग जो है कहीं लड्डू बांट रहे थे, कहीं कांग्रेस के लोग कह रहे थे कि आप लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है, आप तो भ्रष्ट लोग हो, इसलिए आपको सजा होगी। जबकि कहीं कोई पैसे का लेन देन नहीं था, लेकिन हालात इस किस्म के थे कि वहां इस बात को लेकर के बड़ा विवाद हो रहा था। उस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी सीट पे खड़ा हुआ और मुझे कहने लगा कि अभय सिंह जी, आप अपने विधायकों को कहो इस तरह के विवाद में पड़ने की बजाय आप कोई अच्छा वकील करो, अच्छी पैरवी करो, ताकि आगे जाकर के कोई राहत मिल जाए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कटाक्ष कर रहा था हमारे ऊपर कि आपके नेता को सजा होगी, अब आप पैरवी अच्छे ढंग से नहीं कर रहे। वो कहीं हमें कटाक्ष करके हमें शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहा था। मुझे वो बात याद रही।
अब जब पिछले दिनों भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ चार्जशीट दायर होगी, उससे अगले दिन अखबार में खबर छपी थी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कोरोना हो गया और उनकी धर्मपत्नी को भी कोरोना हो गया। मैंने टेलीफोन मिलाया चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। मैंने उनसे पूछा कि हुड्डा साहब, अखबार में खबर है कि आप कहीं कोरोना से पीड़ित है। कहने लगा, हाँ मैंने टेस्ट करवाया था, मैं पॉजिटिव आया। मैंने कहा, इस कोरोना की महामारी से तो हमारे यहाँ डॉक्टर अच्छे हैं, कहीं बचा नहीं गया, लेकिन वकील अच्छा कर लेना। कोर्ट से नहीं बचोगे। और मैंने ये भी कहा साथ ही साथ कि आपको अगर अच्छे वकीलों की इस देश के अंदर जानकारी नहीं है तो मैंने 10 साल बहुत धक्के खाए। मुझे एक एक वकील का पता है, कौन सा वकील क्या पैरवी करने के कितने पैसे लेते। मैं आपको नाम बता दूंगा, लेकिन अच्छे वकील जरूर करना, बचोगे नहीं। तो साथियों, मान के चलो ये भी बचेगा किसी कीमत में, इसको 100% की सजा होगी। भाजपा जनता का कोई नाम लेने वाला नहीं इस प्रदेश में। कांग्रेस के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जेल जाने के बाद कांग्रेस खत्म होगी। आज लोगों की निगाह अगर किसी पार्टी के ऊपर है तो केवल और केवल आपकी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है। अभी भारती जी कह रहे थे कि हम गांव गांव में जाएंगे, हम वार्ड में जाएंगे, हम कस्बों में जाएंगे, रूठे हुए लोगों को मनाएंगे। हमारे से क्यों रूठेगा कोई? रूठते तो सत्ता में बैठे लोगों से। हम तो सत्ता से बाहर रह करके भी हमारे कार्यकर्ता को कहीं अपमानित ना होना पड़े, हमारे कार्यकर्ता के काम में कोई रुकावट आए, इसके लिए अधिकारियों को टेलीफोन करा करके उसका सम्मान बढ़ाने का काम करते हैं। हमारे प्रति तो लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। जो उनसे रूठ हैं, आप उनसे जाकर के संपर्क करो और उनको अपने साथ जोड़ने का काम करो। जो लोग कहीं बहकावे में आकर के उनके प्रति अपना वोट डाले आए थे, आज वो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। इसलिए आप एक एक आदमी से संपर्क करके संगठन को मजबूत करने का काम करो। मैं खास करके जिन लोगों को जो उनकी जिम्मेवारी दी गई उनसे आग्रह करना चाहूंगा, डिस्ट्रिक्ट की सारी बॉडी से कहना चाहूंगा कि हमें केवल इस संगठन को जोन तक नहीं रखना है। हम चाहते हैं कि ये संगठन हमारा पंच के वार्ड तक जाए। जैसे चौटाला साहब ने कहा था ना कि एक बूथ 10 यूथ हो, हमने उसकी संख्या को बड़ा करना है। हमारे पास 16 सेल है। हर पंच के वार्ड के ऊपर 16 के 16 सेलों का एक एक व्यक्ति हमें खड़ा करना चाहिए, उसको वहां पे मेंबर बनाना चाहिए। जब हम उसको वहां मेंबर बना लेंगे तो फिर मान के चलो साथियों, आप 4 सीटों की बात करते हो, फिर आपको सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता। मैं आपको एक फार्मूला बता देता हूं। कोई भी पंच का वार्ड जो है, एवरेज वोट उसमें 200 से 250 होती है। कितनी होती या उससे ज्यादा होती है? मैं एवरेज बात कर रहा हूं। कई गांव बड़े हैं, उनमें ज्यादा हो सकती है, छोटे गांवों में कम हो सकती है। आप 200 की एवरेज लगा दो। अगर आपके 16 सेल हैं और 16 के 16 सेल में एक एक परिवार के लोगों को आप जोड़ लेते हो तो 16 घर हो गए। कितनी हो गई एक वार्ड के? 16 घरों में एक घर में अगर 5 वोट भी होंगे तो 80 वोट आपकी पार्टी के साथ जुड़ गए कि नहीं जुड़ गए? 200 में से 80 अगर आपकी अकेली पार्टी के होंगे तो फिर आपको कौन हराएगा? कोई हरा सकता है क्या? लेकिन इसके लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। भारती जी कह रहे 1 साल का समय, 1 साल का समय नहीं बचा हमारे पास। अब तो एक एक मिनट कीमती है। आज इस तरह का आंदोलन चल रहा है कि इस देश के अंदर किसी भी तरह के हालात पैदा हो सकते हैं। यह सरकार कभी भी जा सकती है। इसलिए हमें लगातार लोगों से संपर्क करके इसको पंच के वार्ड के सतह तक खड़ा करना है। और इसके लिए जैसे हमने पहले 10 दिन का समय लिया था कि हम 10 दिन के अंदर अपने डिस्ट्रिक्ट की बूथ की इसके जोन के स्तर पे अपनी कमेटी खड़ी कर लेंगे। 15 दिन का फिर समय हम देते हैं आपको। आप अगले 15 दिन के अंदर
इस काम को हर हालत के अंदर पंच के वार्ड के सतर तक लेकर के जाओ। अगर पंच के वार्ड के सतर तक इसको ले गए तो फिर आपकी पार्टी को सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता। आप 100% आने वाले समय में अपना राज, अपनी सरकार इस प्रदेश में बनाओ। वहीं आपसे एक निवेदन और करूंगा। हम चौधरी देवीलाल का जन्म दिवस 25 सितंबर को हर साल बहुत धूमधाम के साथ सम्मान दिवस के रूप में मनाते हैं। इस बार भी हम चौधरी देवीलाल के जन्म दिवस को धूमधाम से मनाने का काम करेंगे। हमेशा हम पार्टी में जिले के पदाधिकारियों की ड्यूटी लगाते हैं, लेकिन अब की बार संगठन से जुड़े हुए सब लोगों की जिम्मेवारी लगाएंगे। एक एक संगठन से जुड़ा हुआ साथी, जिस तरह मैंने कहा कि हम पंच के वार्ड के 70 पे इसको ले जाते हैं, एक पंच के वार्ड से अगर 5 आदमी हम उस सम्मान दिवस में लेके अपने साथ जाएंगे तो संख्या 3 लाख से ज्यादा हो जाएगी। हमारे यहाँ 60,700 कुछ जो है पंचों के वार्ड हैं। अगर एक वार्ड से 5 आदमी जाएगा तो कितनी संख्या होगी? 3 लाख से ज्यादा होगी, इतनी होगी। ये तो मैं बात कर रहा हूं गांव की। जो कस्बे हैं, जो शहर हैं, जहां महानगर है, अगर वहां पे भी हम इस तरह का संगठन खड़ा कर लेंगे तो फिर संख्या 3 लाख से बढ़कर के 3.5-4 लाख हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। अम्बाड़ा सिटी में, अम्बाड़ा कैंट में अगर एक वार्ड के अंदर हम 20 साथी भी अगर तैयार करते हैं तो संख्या बढ़ जाएगी अपने आप। जहां संख्या बढ़ेगी वहां संगठन मजबूत हो जाएगा। इसलिए आपसे निवेदन करने आया हूं कि जहां संगठन को पंच के वार्ड के सतर तक लेकर के जाओ, वही 25 सितंबर की तैयारी साथ साथ शुरू कर दो। उन लोगों के नाम लिखने शुरू कर दो कि तुम्हारे वार्ड से 5 करोड़ लोग जाएंगे। लोग आपको अपना नाम देंगे, नंबर देंगे, आप पार्टी के सेंट्रल ऑफिस को दो। हम उनको वहां से टेलीफोन के ऊपर फिर से मैसेज भेजेंगे कि उम्मीद करेंगे कि आप लोग चौधरी देवीलाल के सम्मान दिवस में पहुंच करके उनके प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करो। और जब साथियों 3 लाख से बड़ी संख्या में लोग आ जाएंगे तो फिर मान के चलो, अधिकारी जो आज दफ्तरों में बैठे हैं वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ता के लिए कुर्सी खाली करेगा, वो उसको सम्मान देगा, उसको इज्जत देगा, उसको बैठा करके चाय पिलाएगा। आज की तारीख में भी हमारे जो साथी थे जो जेजेपी में चले गए, उनके लिए तो किसी अधिकारी का गेट नहीं खुलता है, या खुलता है किसी का? उनके लिए कोई चपरासी भी गेट नहीं खोलता है। लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता जाकर के डीसी के गेट के ऊपर खड़ा होकर के कहे कि मैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मुझे डीसी से मिलना है, तो दरवाजे चपरासी भी डीसी खुलवा देता है। आज भी आपकी पार्टी के प्रति अधिकारियों के मन में एक भय है, एक रिस्पेक्ट है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कार्यकर्ता कभी भी किसी गलत काम के लिए किसी अधिकारी के दरवाजे पर नहीं जाएगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप बदलाव लाना चाहते हो तो फिर संगठन को मजबूत करने के लिए समय निकालो। जिन साथियों को जिम्मेवारी दी गई है, जिनको जोन इंचार्ज बनाया गया है, मैं जिला के पदाधिकारियों से कहूंगा कि उनके साथ जाकर के आप गांव में अभी से हर रोज 1 घंटे का समय निकालो। हर रोज अपने अपने जोन के 2-2 गांव में जाओ। जब 2-2 गांव में जाओगे और उन 2 गांव के अंदर जब पंच के सतर के ऊपर आप अपने लोगों की टीम खड़ी कर लोगे तो फिर मान के चलो सारा नक्शा बदल जाएगा। 15 दिन के अंदर सारा का सारा हरियाणा कवर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? करोगे इस काम को? बहुत धन्यवाद आपका। आप देख रहे हैं कि लाइव तस्वीरें TVL9 मीडिया से आप देख रहे हैं। अम्बाला सिटी से देखिए कार्यकर्ताओं कर रहे थे संबोधित। आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरें, बने रहिए आप मेरे साथ। नई अपडेट के साथ आपके सामने फिर दोबारा हाजिर होगा। नमस्कार।